चलिए बच्चों, आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होते हैं, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस हो या एयरफोर्स हो। इसके एक क्वेश्चन अभी तक जो अनसॉल्व पेपर में देखा गया है आपका, हर साल इनके क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हैं, सीडीएस में भी आए हैं, एनडीए में भी आए, एयरफोर्स में आए हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसका बेस क्लियर करें, बेस क्लियर आपका हो जाएगा तो इसके बाद आप जो है अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बेटा बनाए जाते हैं। आज का समय का ट्रेंड एकदम चेंज हो चुका है। क्वेश्चन पूछने का पर्पज ही यही होता है कि आपको बेस आना चाहिए, और अगर बेस आ रहा है तो इसके बाद फिर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर रट करके कभी आप फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, कहां से आती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आती कहां से है? तो सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है। तो कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूं अभी, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपके माइंड में अगर ये रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर आपको भी निकालने में आसानी होगी। ठीक है, और आप समझ सकेंगे उसको कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। बाकी बाद में तो मैं डिस्कस करूंगा ही। तो बेटा सबसे पहले इनमें जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आती है, कौन सी वेव होती है, या जो सनलाइट आता है इसमें कौन सा वेव होता है। ठीक है, या चंद्रमा या मून पे अगर हम कोई बम फूटता है वहां पे तो कितनी देर बाद आवाज सुनाई देगा अगर कोई आदमी वहां पे है। या स्पीड ऑफ साउंड, अगर हम एयर में ऐसे बोल रहे हैं तो वहां क्या होगा, और अगर हम नदी के किनारे वही स्पीड से बोलते हैं तो आवाज हमारी और दूर तक सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? या आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर किस रेज का सबसे ज्यादा होता है। ये आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे क्वेश्चन करके ऑप्शंस आ जाएंगे। या कभी ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, माने जो भी दिए जाएंगे बोला जाएगा निम्नलिखित को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए, या एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या पेनिट्रेटिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करिए। या आपसे कभी और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार के लिए क्या होता है, या अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है इनको रोकता कौन है, या जो ट्यूब रॉड है इनसे कौन सी रेज निकलती है, मोबाइल से कौन सा रेज निकलता है, टीवी हम देखते हैं तो वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या राडार में जो यूज होता है एरोप्लेन जो उड़ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए वहां कौन सा रेज होता है, सोनार में कौन सा रेज होता है। तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है। बेटा आप ध्यान दो, मैं यहां पे आपको वेव थियरी नहीं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ये वेव थियरी का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ छोटा ब्रीफिंग होगा, बाकी वेव थियरी पूरा वेव थियरी के चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आप ये जानिए कि वेव जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले वेव जो होता है इनको हम तरंग कहते हैं। ये तरंगे जो होती है ये दो तरह से होती है, एक होता है आपका मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, अच्छा मैकेनिकल वेव को हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, ये होता है बच्चों यांत्रिक, ये होता है यांत्रिक तरंगे, और ये दूसरा होता है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक, आपका जो ये मैकेनिकल वेव होता है इसी वेव को हम इलास्टिक वेव भी कहते हैं। इलास्टिक वेव का मतलब होता है प्रत्यास्थ तरंगे। मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगों को ही हम प्रकाश तरंग, ये प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, इलास्टिक वेव कहते हैं। और ये इलास्टिक वेव आपका जो होता है बेटा वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में चेंज होता है। ये आपका जो होता है वो दो होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव,
और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। इसी तरंग को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य, और इनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। अब बच्चों यहां पे एक सिचुएशन ये हो जाता है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है इन्हीं को हम कहते हैं साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होता है साउंड वेव। तो यही आपका होता है साउंड वेव। तो बेटा साउंड वेव ही आपका जो होता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, और ये वेव तभी आगे बढ़ती है जब आपका मीडियम सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, माने इन वेव को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगर मीडियम नहीं है तो ये वेव आगे नहीं बढ़ता है। और मीडियम क्या होना चाहिए बच्चों? यहां पे या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या गैस हो सकता है। तो मीडियम आपका इसमें कोई ना कोई चीज जरूर होना चाहिए। वो माध्यम आपका होना चाहिए सॉलिड कामा लिक्विड कामा गैस। माने मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे मीडियम या माध्यम की जरूरत पड़ती है। वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तभी ये वेव आगे बढ़ेंगी। बाकी और आपको बताया जाएगा आगे कि ट्रांसवर्स वेव के लिए कौन सा मीडियम होना चाहिए या लॉन्गिट्यूडनल के लिए कौन सा मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो आपका जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आगे बढ़ता है, और ट्रांसवर्स वेव केवल और केवल सॉलिड में आगे बढ़ता है। इसका एक एक्सेप्शन है, आपने पढ़ा कि ये सिर्फ सॉलिड में आगे बढ़ता है। तो बेटा आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वाटर का जो सरफेस होता है उसमें भी आपका ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे पाई जाती हैं। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि वाटर के सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आगे बढ़ती हैं। अच्छा, इनका स्पीड जो होता है बच्चों वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव या ध्वनि तरंगे एक ही चीज होती है। इसलिए ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? सॉलिड में, और सबसे कम कहां होता है? गैस में। अब बात ये आती है कि जब, अब क्वेश्चन तो यहां मिल गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा वेव होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव एक ही चीज है। ये पूछा जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। साउंड वेव ध्वनि तरंगे कौन सी वेव होती है ये पूछा जाता है। तो बेटा साउंड वेव या ध्वनि तरंगे कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगे है, ये ट्रांसवर्स नहीं है। ये आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर अगर बम फटता है तो उसके बगल में कोई आदमी है, उसको कितनी देर बाद सुनाई देगा? तो बच्चों चंद्रमा पर क्या वायुमंडल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? ये आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वहां रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, इसके वेलोसिटी होता है, इनका रोल होता है, उसको आपको डिटेल्स वहां एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, और अगर मीडियम नहीं है तो ये वेव आगे बढ़ेगा ही नहीं, और आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई बम फटे या कुछ भी हो, यहां से जो साउंड होगा वो आगे नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चंद्रमा पे अगर बम फटता है तो उसके बगल में कोई आदमी खड़ा है तो उसको सुनाई नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वेव आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आंसर मिल गया। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, ये पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा वेव है, क्या इसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है, और ये कहां से आती है? तो बेटा आप ये देखिए, ये जो आपका ये नॉन मैकेनिकल वेव है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका नॉन मैकेनिकल वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपका जो होता है ये लाइट वेव होता है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं, और ये होता है लाइट वेव, प्रकाश तरंगे। और इनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सन से लाइट आ रहा है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वो किसके थ्रू आता है बेटा? रेडिएशन, विकिरण के थ्रू आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सन से लाइट जो आता है वो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो किसके थ्रू आता है? रेडिएशन के थ्रू आता है। और क्या उसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है? तो मैं बता दूं बच्चों की नॉन मैकेनिकल वेव के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मीडियम है तो भी आगे बढ़ेगा, और मीडियम नहीं है तो भी आगे बढ़ेगा। इसका मतलब नो नेसेसरी मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो नेसेसरी मीडियम इज रिक्वायर्ड माने इसको माध्यम की बहुत आवश्यकता नहीं है, नहीं है तो भी आगे बढ़ेगा। जैसे थोड़ी समय के लिए मैं जीएस पे आ जाता हूं। बड़ा जीएस पे ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हमारा जो होता है उसका कई लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना? आपने पढ़ा हुआ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है ना? आपने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है 20 से 35 किलोमीटर के रेंज में आपका ओजोन लेयर बना होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। और बाकी स्ट्रेटोस्फेयर तो आपका और भी ऊपर होता है। तो ऐसे वायुमंडल के लेयर होते हैं। लेकिन एक फिक्स ऊंचाई के बाद एक्सोस्फीयर जब आपका आता है वायुमंडल, तो उसके बाद आपका क्या होता है? वैक्यूम होता है। लेकिन ये प्रकाश कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो जाहिर बात है, प्रकाश अगर यहाँ पे सन है, यहां से आ रहा है, इतना दूर वैक्यूम है, अगर यहां आ रहा है इसका मतलब ये वैक्यूम में तो चल रहा है, और जहां मीडियम है वहां भी चल रहा है। इसका मतलब ये नॉन मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए किसी आवश्यक मीडियम की जरूरत नहीं है। ये मीडियम हो तो भी आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? आपका लाइट वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये पूछा था लाइट वेव क्या होता है। तो बेटा लाइट जो वेव होता है, प्रकाश जो तरंग होता है, ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होता है। लेकिन कुछ केसेस में आपको मैं बताऊंगा कि लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर बिहेव करता है। तो ये चीजें वहां पे आपकी पूछी जाती हैं। और दूसरा ये पूछा था लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है? तो बेटा लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव एंड पार्टिकल। प्रकाश के अंदर दोहरा गुण होता है, ये तरंग भी होता है और कण भी होता है। इसको आपको वहां पे डिटेल्स में बताया जाएगा। मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। एक तरह का वेव है जो नॉन मैकेनिकल वेव है, और मीडियम है तो भी आगे बढ़ेगा, नहीं है तो भी आगे बढ़ेगा। ये सन से अर्थ पर रेडिएशन के थ्रू आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा सारे रेज नीचे नहीं आती हैं, कुछ रेज जो होता है वो सूर्य के आसपास ही रह जाती हैं। जैसे कॉस्मिक रेज होता है, कॉस्मिक किरणें वो सूर्य के आसपास ही रह जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी वेव आती हैं, और किनका किनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज है। मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन शुरू में मैंने डिस्कस किया उसका आंसर आपको, काफी कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ मिल गए होंगे। जो नहीं मिला वो अगली आगे मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बच्चों ऐसे सिचुएशन में ये देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं आपको बता दूं कि इनका ये रेंज होता है, सबसे ऊपर कॉस्मिक रेज ऊपर ही रह जाती है, उसके बाद गामा रेज आती हैं, इसके बाद आपका एक्स रेज आती है, इसके बाद अल्ट्रावायलेट होता है, इसके बाद आपका बेटा ये विजिबल रेज है जिसको हम बोलते हैं दृश्य तरंगे। हाँ, हिंदी में बता दूं, ये गामा किरणें होती हैं, ये एक्स किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी किरणें, ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये आपका विजिबल रेज होता है जिसको हम बोलते हैं दृश्य किरण होता है, दृश्य किरणें होती है। इसमें सब कलर होता है, देखिए विबग्योर और ये सब कलर है बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका सब कलर्स है। ये सारे कलर विजिबल में आते हैं। इसके बाद आपका ये इंफ्रारेड होता है, और इसके बाद आपका जो होता है माइक्रोवेव होता है, इसके बाद ये रेडियो वेव होता है। तो कौन कौन से वेव होते हैं सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, किसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने बनाया था क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाया जाता था तो वो बताया जाता था। अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद है। देखिए, हो सकता है ऊपर वाला अगर
सब कुछ सही रखे तो सितंबर में हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस चले। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, वो जो कोड वर्ड है वो सबका अपने हिसाब से है, सब अपने पढ़ने के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप ठीक है, नहीं तो आप अपने आप से बना लीजिए। ये होता है कॉग एक्सेल विमराट, कॉग एक्सेल विमराट। अच्छा, इस कॉग एक्सेल विमराट में एक चीज और मैं बता दूं बेटा, कि आपका जो भेदन क्षमता होता है, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर पी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। भेदन क्षमता जो होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, माने भेदन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के। और चूंकि बेटा एनर्जी ई बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एच न्यू, तो अगर जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं पढ़ने के हिसाब से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी भी होगा। और चूंकि हम ये जानते हैं बेटा कि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्यस्तकमानुपाती होता है। इसलिए आपका ये पेनिट्रेटिंग पावर जो होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, तो ये अभी आपको आसानी होगा कुछ चीजें समझने में। ठीक है, तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि आपका कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खोजते हैं। तो सबसे पहले बेटा, ये जो का आता है वो होता है आपका कॉस्मिक रेज, और कॉस्मिक रेज सूर्य के आसपास ही रह जाता है, नीचे नहीं आता है। ठीक है, जी से होता है आपका गामा रेज, तो ये सबसे पहले आपका हो गया गामा रेज, जिनको हम कहते हैं गामा किरणें। दूसरा आपका हो जाएगा गामा हो गया, इसके बाद एक्स आता है, तो एक्स का मतलब होता है एक्स रेज, तो ये होता है आपका एक्स रेज, ये हो जाएगा एक्स रेज। ठीक है, इनके बाद होता है अल्स का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, तो इनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको कहा जाता है पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें। अब बच्चों अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आ गया, विजिबल। विजिबल का मतलब होता है दृश्य किरणें। हाँ, दृश्य, ये होता है दृश्य किरणें। इसमें बेटा सभी कलर्स आएंगे, ऑल कलर्स। ठीक है, जितने सभी कलर्स हो जाते हैं वो विजिबल में आ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा आई से होगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसको हम कहते हैं अवरक्त, अवरक्त किरण इसको बोला जाता है। अगला आता है आपका एम से माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव, ये होता है आपका सूक्ष्म तरंगे, और इसको शार्ट रेडियो वेव भी बोला जाता है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी शार्ट रेडियो वेव पूछा जाए तो आपका यही होता है, शार्ट रेडियो वेव, शार्ट रेडियो वेव। अब इसके बाद अगला होता है आर एस से रेडियो वेव, और टी से टीवी होता है, इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अगला रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। अब बच्चों इन सब में जो होता है, जब हम इसमें जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऐसे केस में वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य इंक्रीज करता है, माने वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीजेस।
बच्चों जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, इसका मतलब सबसे ऊपर वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो आपका होता है मैक्सिमम। अब ऐसे सिचुएशन में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो होता है वेवलेंथ का उल्टा क्या होगा, यहाँ मिनिमम होगा और ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये पूरा ग्राफ हो गया। अब आप यहां से देखिए, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इंक्रीज करता है। माने सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, गामा रेस का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। उसी तरह से बच्चों अगर हम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये नीचे से ऊपर बढ़ता है। इसका मतलब सबसे ऊपर मैक्सिमम होता है और सबसे नीचे मिनिमम होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, जो सबसे ऊपर होगा, और सबसे ऊपर कौन है आपका, गामा रेस। रखना नहीं आपको। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस। पेनेट्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। भेदन क्षमता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा भेदन क्षमता या पेनेट्रेटिंग पावर किसका होगा, जो सबसे ऊपर होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, गामा रेस। इसका मतलब ये आप अगर ग्राफ देख लेते हैं पूरा तो कई क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे मैं बच्चों बता दूं कि ये सब बच्चे रट लेते हैं कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा, गामा का होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन बना दिया, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट में बताइए किसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए आप इस बेस को कंप्लीट करिए। ठीक है, गामा हटा दिया, इसके बाद एक्स आ गया, तो सब में एक्स क्या होगा, टॉप पे होगा, तो एक्स का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी या पेनिट्रेटिंग पावर या फ्रीक्वेंसी गामा का होता है, उसके बाद एक्स का होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो बच्चों अगर कभी आ जाए इनको वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इनके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। अगर कभी ये क्वेश्चन दे दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ऑप्शन आ जाता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रारेड। तो बेटा इसमें कहीं अल्ट्रासोनिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक आपका रेडियो वेव नहीं होगा। तो जितने वेव यहां पे दिख रहे हैं यही आपका रेडियो वेव होगा। अच्छा, कभी कभी कलर दे दिया जाता है, ग्रीन कलर दे देगा या कोई कलर दे देगा ये, और इनमें बोल देगा अरेंज करने के लिए। तो हमेशा बच्चों याद रखो ये जो कलर्स होते हैं वो सब विजिबल में होते हैं। ठीक है, तो इससे आप एनर्जी का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप पता कर लेंगे। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है ये भी आप पता कर लेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है ये भी आप इनके हिसाब से जान सकते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा गामा का, और सबसे कम एनर्जी होगा रेडियो वेव का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा रेडियो वेव का। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का होगा और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर रेडियो वेव का होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि रेडियो वेव कौन सा वेव है, तो बेटा रेडियो वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और जो भी है जिस तरह से बना के क्वेश्चन पूछा था आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा वेव किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप देख लो यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, जीरो से ये एंगस्ट्रॉन, ये सब वेवलेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। कौन कौन सा वेव कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो बेटा गामा रे जो होता है वो कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। कैंसर कैंसर के इलाज के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कोबाल्ट एक होता है, तो कोबाल्ट से गामा रेज निकाली जाती है, और ये क्या करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं, और भेदन क्षमता भी ज्यादा होता है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। तो जो ट्यूमर उमर छोटा मोटा होता है कैंसर का, जो स्टार्टिंग सिचुएशन में होता है, उनको ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करके वो जो सेल्स होते हैं उनको ये डेड कर देते हैं, जला देते हैं, और जला करके डेड कर देते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आपका कैंसर के इलाज के लिए यूज होता है। ध्यान दीजिए किस एलिमेंट से निकाला जाता है गामा रेस, कोबाल्ट से। कोबाल्ट को दिखाते हैं CO से। ठीक है,
उसके बाद एक्सरेज होता है। एक्सरेज क्या होता है बेटा? एक्सरे फोटोग्राफी आप जानते ही हैं, सब लोग को देखा होगा। आज के समय में जो भी हड्डी के यहाँ जाते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में एक एक्सरे होता है, उनका पूरा बोन का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो बेटा वहाँ पे जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो बोन्स होता है, और जो व्हाइट कलर का ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है वो उनके अंदर जो लिक्विड है उसका कलर होता है। ठीक है। अगला होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। तो बेटा पराबैंगनी किरणें कहाँ से होती हैं? सूर्य से आती है। एक्चुअली सूर्य का प्रकाश जो आता है, तो जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में आता है तो यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, और ओजोन लेयर के वजह से ये बनता भी है और ये ओजोन लेयर को रोकता भी है। मतलब ओजोन लेयर जो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकता ही है। आप इनको देखेंगे तो ये ओजोन लेयर, पृथ्वी पर अच्छी खासी ओजोन लेयर की मोटाई बन गई है, जो मैंने बताया आपको 20 से 35 किलोमीटर के रेंज में, और सरफेस से ऊपर जब आप जाएंगे तो एक आपका ओजोन लेयर का पाया जाता है लेयर, जो अल्ट्रावायलेट किरण को नीचे नहीं आने देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और एग्जाम में आपका ये भी पूछा गया है कि अल्ट्रावायलेट रेज को किसके द्वारा रोका जाता है? तो ओजोन लेयर के द्वारा। ये विजुअल रेज में आपका जो है बेटा, ये विबग्योर है ही आपका, ये वेव थ्योरी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। रेड का क्या वेवलेंथ होता है, ऑरेंज का क्या होता है, इन सब का क्या होता है, आपको वेव थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इंफ्रारेड पे आते हैं। इंफ्रारेड बेटा जहां से गर्म राड, गर्म चीजें जो भी है वहां इंफ्रारेड पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी ये पूछ दिया जाए कि बल्ब जल रहा है, ट्यूब राड जल रहा है, ठीक है, या हीटर वायर, हीटर जब आप जलाते हैं तो वहां से क्या होता है? हीट निकलता है। तो जो हीट निकलता है वहां से जो लपटें निकलती हैं वो कौन सी वेव के फॉर्म में निकलती है? वो इंफ्रारेड के। जहां भी कोई गर्म चीज पूछे वो आपका इंफ्रारेड होता है। एक्चुअली गर्मी के समय में जो लू आता है, आपका ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन में आया हुआ है कि गर्मी के समय में जो लू आता है उस समय आप अक्सर देखेंगे 12-1-2 बजे के आसपास, जहाँ पे मरुस्थल होता है या जहाँ पे काफ़ी खुला एरिया है, वहाँ पे लगता है कि बहुत गरम गरम लपटें आगे चल रही हैं। वो आपकी कौन सी वेव होती है? इंफ्रारेड होती है। ठीक है। माइक्रोवेव क्या होता है बेटा? माइक्रोवेव इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेडियो वेव होता है। ये आपका जो है इसमें पाया था टेलीकम्युनिकेशन के पर्पज से यूज होता है, जो आपका मोबाइल और इन सब में यूज होता है। और रेडियो वेव जो होता है, रेडियो, इसको भी रेडियो वेव एक्चुअली बोलते हैं। ये शॉर्ट रेडियो वेव होती है और ये लॉन्ग रेडियो वेव होती है। लॉन्ग रेडियो वेव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आप जानते हैं इनका प्रयोग जो होता है राडार में किया जाता है। जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है राडार के द्वारा, तो उसमें जो वेव यूज होता है वो आपका रेडियो वेव होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इवन जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनको जानकारी भी होगी, उनको अब समझ में आ भी गया होगा कि जो क्वेश्चन उनके डाउट से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका आंसर क्या होगा। तो आप बेस क्लियर करिए और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है बेटा।